नमस्कार दोस्तों, 15 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा का गांव बामनखेड़ी में लगभग रात के 2 बजे किसी महिला की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब गांव के लोग इस ओर गए तो लोगों ने देखा यह आवाज़ शौकत अली माँ साहब के घर से आ रही है। लोगों ने देखा शौकत माँ साहब की इकलौती बेटी शबनम छत पर जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है कि मार डाला, सबको मार डाला। लोगों ने जब शौकत माँ साहब के घर के अंदर जाने की कोशिश करी तो शौकत माँ साहब के घर का मेन दरवाज़ा अंदर से बंद था। लोगों ने शबनम को आवाज़ लगाई कि वो दरवाज़ा आके खोले। शबनम नीचे आई और उसने दरवाज़ा खोला। तब गांव के सभी लोग घर के अंदर दाखिल हुए। लोगों ने शबनम से पूछा कि क्या हुआ है। शबनम रोती हुई कमरों की ओर इशारा करती है। जब गांव के लोग कमरों के अंदर गए, अंदर का नज़ारा देखकर सभी की रूह कांप गई। लोगों ने देखा कि पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा है। अंदर पड़ी हैं 7 लाशें, जिन लाशों में 6 लाशों का सर धड़ से अलग है और एक लाश 10 माह के बच्चे की है, जिसका सर तो नहीं काटा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी हत्या गला दबाने से हुई है। मरने वालों में परिवार के मुखिया मास्टर शौकत अली, उनकी पत्नी हाशमी, शौकत माँ साहब का बड़ा बेटा अनीस, अनीस की पत्नी अंजुम, अनीस और अंजुम का 10 माह का बेटा अर्श, माँ साहब का छोटा बेटा राशिद और माँ साहब की भांजी राविया थी। इन सभी का बड़ा ही बेरहमी से किसी ने कत्ल कर दिया था। पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शौकत माँ साहब के पूरे परिवार का कत्ल हो गया। कोई ये सूचना पुलिस तक पहुंचा देता है और कोतवाली हसनपुर जनपद अमरोहा की पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस शौकत माँ साहब की घर के अंदर का नज़ारा देखती है तो पुलिस की भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 7 लाशें एक साथ पड़ी थीं, जिनमें से 6 लाशों का सर धड़ से अलग था। केवल एक 10 माह के बच्चे का सर धड़ से अलग नहीं था। पुलिस तुरंत क्राइम सीन को सील करती है और अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देती है। सुबह होते होते शौकत माँ साहब के घर के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। शौकत अली माँ साहब का पूरे परिवार का कत्ल हो गया। बस जिंदा बची थी तो इकलौती शबनम, जो माँ साहब की इकलौती बेटी थी। लोगों को शबनम के प्रति हमदर्दी और पुलिस के लिए गुस्सा फूट रहा था। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और सड़क पर जाम लगा दिया। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए हसनपुर चौकी इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को आरपी गुप्ता को दे दिया जाता है, जो अमरोहा पुलिस के एसएचओ थे। आरपी गुप्ता 15 अप्रैल की सुबह घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि सभी लाशों के ऊपर जो चादर है वो ज्यों की त्यों है, लेकिन उस समय उन्होंने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरपी गुप्ता परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन शबनम का रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए आरपी गुप्ता ने उस समय उससे कोई पूछताछ नहीं की। लेकिन पुलिस भी आखिर क्या करती। जो कुछ बता सकती थी वो शबनम ही बता सकती थी, क्योंकि शबनम ही उस घटना के बाद जिंदा बची थी। बाकी परिवार के सभी सदस्यों का कत्ल हो चुका। लेकिन पुलिस भी आखिर क्या करती। इस घटना में जो जिंदा बची थी वह थी इकलौती शबनम, और जो कुछ बता सकती थी वह शबनम ही बता सकती थी। फिर पुलिस ने शबनम से पूछताछ की तो शबनम ने बताया उस रात बहुत गर्मी थी और वह छत पर सोने के लिए गई थी। कुछ चोर डाकू टाइप लोग पीछे के रास्ते से अंदर आए और परिवार के सभी सदस्यों को मारकर मेन दरवाजे से बाहर गए। लेकिन जब पुलिस ने शुरुआती बयान लोगों से दर्ज किया था तो उसमें लोगों ने बताया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, और जब ये बात आरपी गुप्ता ने शबनम से कही तो शबनम एकदम शांत हो गई। फिर आरपी गुप्ता ने पूरे घर का मुआयना किया तो उन्होंने शबनम से पूछा कि चोर पीछे के रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन दीवार पर सीढ़ी का कोई भी निशान नहीं है और बिना सीढ़ी के कोई भी
अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि दीवार की जमीन से ऊंचाई 14 फुट है और फिर वहाँ ना तो कोई सीढ़ी मिली है और ना ही कोई सीढ़ी का निशान। इसके अलावा शबनम ने बताया कि उस रात छत पर वह सोने गई थी, परंतु छत पर कोई भी बिस्तर ही नहीं था। इस पर भी शबनम शांत रही और कोई जवाब नहीं दे पाई। इसी दौरान सभी लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और ये रिपोर्ट चौंकाने वाली होती है क्योंकि मरने से पहले सभी 6 लोगों को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। इसी कारण किसी ने भी अपने बचाव के लिए कोई संघर्ष नहीं किया था, जबकि कोई भी मरने वाला इंसान अपनी जान बचाने के लिए भरपूर संघर्ष करता है। केवल 10 माह के बच्चे को कोई नशीला पदार्थ नहीं दिया गया था और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने सोचा कि मान भी लिया जाए कि बाहरी लोगों ने पूरे परिवार को नशीला पदार्थ दिया है, परंतु उससे शबनम कैसे बच गई। आरपी गुप्ता का शक बार बार शबनम पर हो रहा था, लेकिन वह ऐसे सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था और उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। शबनम की तबीयत को खराब होता देख शबनम के चेकअप के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और जब डॉक्टर शबनम का चेकअप करता है तो डॉक्टर बताता है कि शबनम 7 सप्ताह की गर्भवती है। ये खबर सभी के लिए अजीब और चौंकाने वाली होती है क्योंकि शबनम अविवाहित थी। फिर आखिर ये 7 सप्ताह का गर्भ शबनम की कोख में किसका पल रहा है। दूसरी तरफ 17 अप्रैल यानी घटना के तीसरे दिन यूपी की मुख्यमंत्री मायावती जी शबनम से मिलने बावनखेड़ी गांव पहुंच जाती हैं और शबनम की हालत देखते हुए उसे 5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करती हैं। यह खबर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को पता चलती है तो वह मायावती जी के पीए से कहते हैं अभी यह घोषणा ना करें क्योंकि इसमें शबनम का हाथ हो सकता है और वह इस केस के ओपन करने के बहुत करीब हैं। परंतु मायावती जी का पीए इस बात से मना करता है, लेकिन स्थानीय विधायक के कहने पर मायावती जी का पीए मान जाता है और केस के खुलने के बाद मुआवजे की ऐलान करने की बात कहता है। जैसा कि आरपी गुप्ता ने कहा था कि वह केस ओपन के बहुत करीब हैं, ठीक वैसा ही हुआ। 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। गांव के किसी मुखबिर ने बताया कि यदि आप बावनखेड़ी गांव के सलीम को पकड़ लो तो यह केस अपने आप ही खुल जाएगा। जानकारी मिलते ही सलीम की तलाश की जाती है और सलीम बावनखेड़ी गांव से 14 किलोमीटर दूर गजरौला से गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसको थाने ले आती है और फिर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो सलीम इधर उधर की बातें बनाता है, परंतु जैसे ही आरपी गुप्ता थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वह अपनी पूरी कहानी बता देता है। इसके बाद पुलिस सीधा शबनम को गिरफ्तार कर थाने ले आती है और फिर पुलिस शबनम से पूछताछ करती है, लेकिन शबनम अब भी वही अपने पुराने बहाने बनाती है। लेकिन जब शबनम का सामना सलीम से कराया जाता है तो सलीम को देखते ही शबनम समझ जाती है और अपना जुर्म कबूल करती है और पूरी घटना के बारे में बताती है कि मेरी और सलीम की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। सलीम एक लकड़ी मिल पर काम करता था और मैं पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी और हमारा रोज़ आमना सामना होता था। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन यह बात जब मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया क्योंकि मेरा परिवार पूर्ण रूप से संपन्न और पैसे वाला था। वहीं सलीम छोटा मोटा कारपेंटर का काम करता था। जहां मैंने डबल MA किया था वहीं सलीम सिर्फ 8वीं पास था। घर वालों के मना करने के बाद भी हम अपने प्यार को परवान चढ़ाते रहे। कुछ समय बाद मैं 7 सप्ताह की गर्भवती हो गई। मैंने एक बार फिर अपने और सलीम के बारे में घर वालों से बात की, लेकिन उसके बाद भी घर वाले नहीं माने।
बल्कि उन्होंने मुझे बहुत डांटा और भला बुरा कहा और मेरा फ़ोन भी ले लिया। फिर शबनम ने सलीम को इस बारे में बताया कि अब यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए हमें कुछ करना होगा। और शबनम और सलीम ने इस घटना की साजिश रची। वे चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन सलीम कुछ खास कमाता नहीं था, इसलिए दोनों ने सोचा कि घर वालों को ही रास्ते से हटा देते हैं और फिर हम इसी घर में दोनों ऐशो आराम से रहेंगे। सलीम भी शबनम की ये बात सुनकर इस घटना में शामिल हो गया और इसके बाद दोनों इस घटना की साजिश को बुनते हैं। शबनम के घर में 6 लोग और एक 10 माह का भतीजा था और इन दोनों का इन पर काबू पाना मुश्किल था। इसलिए हमने प्लान बनाया कि पहले इनको बेहोश किया जाएगा, फिर इनको मारा जाएगा। प्लान के मुताबिक 14 अप्रैल 2008 की सुबह सलीम अपने गांव से 38 किलोमीटर दूर पागवाड़ा जाता है और वहां से 10 बेहोशी की गोलियां खरीद कर शबनम को ला कर देता है और शबनम उन गोलियों को लेकर अपने घर चली जाती है। जब शबनम दवाई लेकर घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई अनीस, जो कि जलंधर की कंपनी में इंजीनियर है, वह वापस अपने काम पर घर से निकल जाता है और साथ में उसका छोटा भाई राशिद अपने कॉलेज मेरठ के लिए निकल चुके होते हैं। जब शबनम को यह बात पता चलती है तो उसको लगता है यदि घर में से कोई भी जिंदा बचा तो वह अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएंगे और फिर वह अपने बड़े भाई को फ़ोन करके किसी ज़रूरी काम का हवाला देते हुए गजरौला से वापस घर बुला लेती है। रात का समय होते ही शबनम अपने घर वालों को खाना बनाकर देती है। सभी लोग जब खाना खा लेते हैं तो सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और चाय के अंदर 10 नशीली दवाइयाँ मिला देती है और सभी को वह चाय देती है। इसी बीच शबनम और सलीम दोनों के बीच बातचीत होती रहती हैं। चाय पीने के बाद जैसे ही सभी लोग सोने गए, सब बेहोश हो गए, केवल उसके 10 माह के भतीजे अर्श को छोड़कर, क्योंकि उसने चाय नहीं पी थी। और जैसे ही सभी लोग बेहोश हो गए, शबनम सलीम को फ़ोन करती है कि अब तुम आ जाओ और सलीम आधी रात के समय अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर शबनम के घर पहुंच जाता है। फिर शबनम बारी बारी से सबके सर पकड़ती है और सलीम सभी की गर्दन को कुल्हाड़ी से काट डालता है। अब बारी आती है शबनम के 10 माह के भतीजे की, जिसे सलीम कुल्हाड़ी से नहीं काटता है बल्कि उसका गला दबा देता है। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपने हाथ पैर धोते हैं और उसके बाद शबनम सलीम को मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल देती है और सलीम उस कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक कर अपने घर चला जाता है। उसके बाद शबनम अपने कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका भतीजा अर्श जोर जोर से रो रहा है। वह जाकर देखती है तो अर्श अभी जिंदा है, क्योंकि सलीम ने जब उसका गला दबाया था तो वह बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। इसके बाद शबनम सलीम को फ़ोन करती है कि यह अर्श अभी जिंदा है, मरा नहीं है, तुम आओ और वापस इसकी हत्या करके चले जाओ। लेकिन सलीम आने से साफ इनकार कर देता है और कहता है अब जो कुछ करना है तुम ही करो, मैं वापस नहीं आऊँगा अब। इसके बाद शबनम खुद अपने सगे भतीजे का गला दबाकर हत्या कर देती है। और फिर जब शबनम ठीक से जांच लेती है कि सभी लोग मर चुके हैं, फिर वो रात के 2 बजे रोना चिल्लाना चालू कर देती है। इससे आगे क्या हुआ वो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। इसके बाद पुलिस सलीम की निशानदेही पर तालाब से वह कुल्हाड़ी भी बरामद कर लेती है और शबनम और सलीम के खून से सने हुए कपड़े, शबनम के घर से 10 नशीली गोलियों का एक पत्ता और एक नया सिम कार्ड शबनम के घर से मिलता है, जिसे शबनम और सलीम आपस में बात करने के लिए यूज़ किया करते थे, जिसकी भनक और इनके अलावा और किसी को नहीं थी। और जब पुलिस ने उस सिम कार्ड की कॉल डिटेल निकलवाई तो पुलिस ने देखा कि घटना वाली रात को
शाम के 7:30 से लेकर रात के 2:09 तक लगातार दोनों के बीच बात होती रही है और दोनों ने एक दूसरे को 52 बार कॉल किया था। कॉल डिटेल में आया कि घटना वाली रात 1:09 से लेकर 1:40 के बीच कोई कॉल नहीं किया गया है, यानी उस समय ये घटना को अंजाम दे रहे थे, जो कि पुलिस के लिए एक अहम सबूत था। अब पुलिस इन सबूतों को इकट्ठा कर अमरोहा के जिला अदालत में पेश करती है और अमरोहा की जिला अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस मानते हुए शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाती है। और जिस प्रकार आरपी गुप्ता ने इस केस की विवेचना की उसके लिए पुलिस की तारीफ करती है। इसी दौरान शबनम 2008 को जेल में से ही एक बेटे को जन्म देती है, क्योंकि जब वह गिरफ्तार हुई थी तब वह 7 सप्ताह की गर्भवती थी और जेल के नियम के अनुसार यदि कोई गर्भवती महिला जेल में किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को भी अपनी मां के साथ जेल में रहना पड़ेगा जब तक वह 6 साल का ना हो जाए। और शबनम का बेटा जो बेकसूर होते हुए भी अपनी मां के साथ 6 साल का होने तक जेल में रहता है। शबनम को मिली फांसी की सज़ा को शबनम हाईकोर्ट इलाहाबाद में 2010 में चैलेंज करती है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अप्रैल 2013 में अपना फैसला सुनाती है, जिसमें शबनम और सलीम की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद वे दोनों देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मई 2015 दोनों को फांसी की सज़ा ही सुनाता है। इसी दौरान शबनम ने जिस बच्चे को जेल में जन्म दिया था वह 6 साल का हो चुका होता है और उसे गोद लेने के लिए अखबार में इश्तिहार निकाला जाता है, जिसे गोद लेने के लिए उस्मान सैफी नाम का एक शख्स सामने आता है, जो शबनम का कॉलेज में जूनियर था और शबनम ने उसकी कई बार पढ़ाई में और कॉलेज की फ़ीस भरने में मदद की थी। और उस्मान सैफी की मुलाकात जब शबनम से कराई जाती है तो शबनम अपना बच्चा उस्मान सैफी को देने के लिए तैयार हो जाती है और कागजी कार्रवाई के बाद उस्मान सैफी को बच्चा दे दिया जाता है, जिसका नाम शबनम ने ताज रखा था। उधर सभी अदालतों ने जब शबनम और सलीम के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए और उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा, तब उन्होंने देश के राष्ट्रपति का दरवाज़ा खटखटाया कि उनकी फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद में बदल दिया जाए। उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और उन्होंने शबनम की दया याचिका खारिज कर दी और उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद 2021 में ये केस फिर से चर्चा में आया, जब शबनम की डेथ वारंट जारी करने के लिए कहा गया, परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि शबनम और सलीम ने एक और दया याचिका लगा दी। यदि शबनम को फांसी होती है तो वह आज़ाद भारत की पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी दी जाएगी। देखा जाए तो शबनम अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसे अपने प्रेमी के मुंह के आगे ना तो अपने माता पिता पर रहम आया, ना ही अपने भाई भाभी पर, यहाँ तक कि अपने छोटे से भतीजे पर भी तरस ना आया और पूरे परिवार की अपने प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर डाली।